ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स का जो लास्ट का पार्ट बाकी है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो वो आज हम लोग देख लेंगे। अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है? दिस इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। एकदम सिंपल है। हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली जो आपका प्लेट सी है, प्लेट सी यानी क्या है? तो इट इज एमिटर प्लेट। और जो प्लेट ए है वो कौन सा है? इट इज कलेक्टर प्लेट। ओके, जो हम लोग बोलते हैं एमिटर प्लेट है, इट इज मेंटेन्ड एट अ नेगेटिव बायस, या आप ऐसे बोल सकते हो इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? नेगेटिव पोटेंशियल। और जो कलेक्टर प्लेट है ए, ओके, यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर जो ए है, ओके, इस, तो ए क्या है? बेसिक हम लोग बोलते हैं ए जो है वो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, बराबर है। तो अगर वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उसकी पोलैरिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और ये आपका क्या, ऐसे समझ लो ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन इसको हम लोग एमिटर प्लेट भी बोलते हैं। क्यों? तो हम लोग बोलेंगे जब इसके ऊपर एक लाइट गिरेगी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, तो ये किसके ऊपर गिर रही है? हम लोग बोलेंगे इज फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, एंड व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल तो हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से क्या हो गए? जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है, तो वो लाइट से एनर्जी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो फोटॉन्स उनके ऊपर गिर रहा है, ठीक है, तो एवरी इलेक्ट्रॉन, ओके, जो सर्फेस पे है दैट विल एब्जॉर्ब वन फोटोन। ये भी हम लोगों ने सीखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। ओके, तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। इवन दैट कि वो जो फोटोन है या जो लाइट है, okay, की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये क्लियर है? अब जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो ये जो एमिटर प्लेट है, ओके, इट विल एमिट सम इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग बोलेंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी आपका यहाँ पे प्लेट ए है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब मूव होंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो पूरा चेंबर है वो इवैक्यूएटेड चेंबर है। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हम लोगों ने, ओके, वैक्यूम मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके, यस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के तरफ क्या हो गए? ओके, अट्रैक्ट हो गए, तो हम लोग बोलेंगे एक बहुत ही कम वैल्यू का करंट, यानी माइक्रो एम्पियर में करंट क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये सर्किट में सेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो हो गए। ओके, लेट अस से यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दिखाया ना, ओके, करंट का, वो कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होने वाले हैं? तो इलेक्ट्रॉन सी से ए की तरफ जाएंगे, फिर ए से हम लोग बोलेंगे ये आपका जो पोटेंशियल डिवाइडर है उसके पास आ रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस, ओके, एमिटर की तरफ इस तरह से फ्लो होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो इस तरह से है। लेकिन आपको यहाँ पे जो एरो दिखाया हुआ है वो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? एरो इज इंडिकेटिंग कन्वेंशनल करंट। क्यों? हम लोगों ने ये सीखा हुआ है जो कन्वेंशनल करंट है, ओके, उसका डायरेक्शन जो रहता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में बेसिकली इनिशियली जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? तो एकदम सिंपल है, जैसी लाइट इसके ऊपर गिरेगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक, अच्छा, लाइट भी कौन सा? तो हम लोग बोलते हैं, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होगी, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा, हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, या आप ऐसे बोल सकते हो, ओके, जो भी यहाँ पे अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? न्यू नॉट। ओके, और इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू न्यू नॉट। ये क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिलिंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट सी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमिटर प्लेट, ओके, एंड अ वायर लूप ए कलेक्टर सपोर्टेड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने इसको बोला हुआ है, ये जो ए है वो आपका वायर लूप है। वायर लूप यानी क्या? तो समथिंग लाइक एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है, दैट्स इट, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कभी भी फिलामेंट भी यूज करते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स कि वो जो मेकर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, उसने इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया हुआ है। यस, आप यहाँ पे एक फिलामेंट यूज कर सकते हैं, आप प्लेट भी यूज कर सकते हो। प्लेट यानी क्या? तो जिसको सरफेस है। ठीक है, लूप यानी क्या? तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ लूप ऑफ वायर, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, यस। तो एनीवे विल मूव इट, it is connected to external circuit having a high tension battery and a micro ammeter as shown in the figure. ठीक है,
अब when light of suitable wavelength falls on the emitter C, photoelectrons are emitted. ओके, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा एमिटर प्लेट है, सिलिंड्रिकल प्लेट या सेमी सिलिंड्रिकल प्लेट, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। ठीक? फिर हम लोग बोलते हैं दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट ए। कलेक्टर प्लेट या फिर जो भी कलेक्टर फिलामेंट है या कलेक्टर लूप है, ठीक है, अ स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। इट इज रिकॉर्डेड बाय माइक्रो एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, रिकॉर्डेड या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर। ओके, और हम लोग बोलते हैं ये जो मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ करंट, ये आपको क्या बताएगा, ओके, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ओके, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहने वाला। ठीक है, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या रहेगा कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली ये आपको क्या बता रहा है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, यस, एनीवे, तो इसके हम लोग कुछ एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। ओके, वो एप्लीकेशन में आपको इसका और डिटेल में समझ में आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एंड एनीवे, हम लोग बोलते हैं if the intensity of incident radiation is increased, the rate of photoelectric emission increases, causing an increase in current. Okay, यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना करंट का वैल्यू रिकॉर्ड होगा और जितना ज्यादा वो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, thus current is directly proportional to what? Okay, you can say the current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted, which is directly proportional to the number of photons which were incident. Okay, which is directly proportional to what? The intensity of incident radiation. ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एक रिलेशन बता दिया है, को रिलेशन, कि हम लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंडेंट है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंडेंट है, इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ओके, तो कितने फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड वो किस पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, वही यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, thus current is directly proportional to the intensity of incident radiation. आई होप आपको ये समझ में आया रिलेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फर्स्ट वन इज एक्सपोजर मीटर। ओके, एक्सपोजर मीटर जो है हम लोग बोलते हैं इट इज यूज्ड इन व्हाट, कैमरास। ओके, स्पेशली जो डीएसएलआर होते हैं। ओके, यस, तो आपने सुना होगा डीएसएलआर कैमरास जो होते हैं उसमें जो फोटो क्वालिटीज रहती है वो बहुत ही अच्छी, और लोग बोलते हैं कि उसमें जो इमेज है वो प्रॉपर कैप्चर होती है। ठीक है, यस, और हम लोग बोलते हैं उसका जो एक इमेज है उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहती है, यानी अगर आप उसको जूम करोगे, ठीक है, यस, तो इमेज ब्लर नहीं होती। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन एक्सपोजर मीटर इज यूज्ड along with camera to determine the correct time of exposure for having a photograph. अब करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर का मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं जब हम लोग कोई फोटो कैप्चर कर रहे हैं, ओके, तो बेसिकली क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज कैप्चर कर रहे हैं या फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो वो इमेज से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके हम लोग बोलते हैं कैमरा के लेंस में आती है। अब एक्सपोजर मीटर का काम क्या है, तो जो लाइट लेंस के अंदर एंटर हो रही है, ओके, वो लाइट कितना एंटर होना चाहिए, ओके, वो कौन कंट्रोल करता है, एक्सपोजर मीटर। कैसे, तो हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर मीटर जो है वो बेसिकली एक फोटो विंडो है, उसको कंट्रोल करता है। ओके, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी, ओके, तो हम लोग बोलेंगे फोटो विंडो जो रहेगा या जो एक स्लिट रहेगा जो लाइट को एंटर करने के लिए, ओके, एक स्पेस दे रहा है, तो वो जो स्लिट है वो हम लोग बोलेंगे कम टाइम के लिए ओपन रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यानी बाहर से जो लाइट आ रही है, ओके, तो उसकी अगर इंटेंसिटी कम रही तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोजर मीटर क्या करेगा, एक्सपोजर टाइम बढ़ा देगा, यानी वो जो फोटो विंडो है, ओके, वो ज्यादा टाइम के लिए क्या रहेगी, ओपन रहेगी, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, और हम लोग बोलेंगे इमेज कैसी कैप्चर होगी, ज्यादा क्लियर होगी। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो एक्सपोजर टाइम है वो क्या है, तो बेसिकली इट इज टाइम फॉर विच दैट विंडो इज ओपन सो दैट द इमेज इज प्रॉपरली कैप्चर्ड। ओके, अगर बाहर का इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे एक्सपोजर टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर बाहर का जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो एक्सपोजर टाइम रहेगा कैमरा का वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये कैसे डिसाइड होता है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं, एन एक्सपोजर मीटर इज यूज्ड along with camera to determine the correct time of exposure for having a photograph. ठीक है, it consists of a photoelectric cell, a battery and a microammeter joined in series. When it is directed towards the object to be photographed, the light enters the photoelectric cell and sets up a current in the circuit.
The extent of deflection of the pointer in the microammeter is directly proportional to the intensity of light. अब इसका मतलब क्या है, extent of deflection of the pointer? तो हम लोग बोलते हैं अगर extent of deflection ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो क्या है, ज्यादा है. कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हुए. अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हुए, इसका मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर इंसिडेंट पर सेकेंड वो क्या है, ज्यादा है. और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो लेंस में एंटर होने वाली है वो क्या है, ज्यादा है. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो बाहर का जो लाइट है जो एंटर हो रहा है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है. ऐसे इसमें या ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो एक्सपोजर टाइम रहेगा कैमरा का, ठीक, वो क्या होगा, इट विल बी वेरी लेस. और वो कौन मॉनिटर करता है, बेसिकली एक्सपोजर मीटर. ठीक है. और सेम हम लोग बोलते हैं कि अगर वाइस वर्सा कंडीशन रही, कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो कम है, यानी करंट का वैल्यू अगर कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सपोजर टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. क्यों? तो हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर से जो लाइट एंटर हो रही है उसका इंटेंसिटी कम है. ओके. यस. तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सपोजर टाइम रहेगा, ओके, कैमरा का वो ज्यादा रहेगा ताकि और ज्यादा लाइट एंटर हो और इमेज जो है वो क्या है, प्रॉपरली कैप्चर हो. ये आपको आया समझ में? ठीक है. और हम लोग बोलते हैं कि ये जो टाइम है वो सेकंड्स में भी नहीं रहता है. तो हम लोग बोलते हैं इट इज बिटवीन द स्केल ऑफ नैनो सेकंड टू माइक्रो सेकंड. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके. तो ये बहुत ही क्विक होता है. ओके. इसको हम लोग सेकंड्स में मेजर नहीं कर सकते. ओके. हम लोग बोलते हैं ये जो बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड और मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, उतने टाइम इंटरवल में हम लोग बोलते हैं एक्सपोजोमीटर बेसिकली वर्क करता है. ओके. यस. एनीवे, जनरली द माइक्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू गिव द एक्सपोजर टाइम डायरेक्टली. ये क्लियर है आप लोगों को? ओके. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज व्हाट, बर्गलर अलार्म. ओके. तो हम लोग बोलते हैं इन दिस एप्लीकेशन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड टू एक्टिवेट रिले मैकेनिज्म. इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको एकदम सिंपल इसमें बता देता हूँ कि एक रेडिएशन रहेगा जो हम लोग बोलते हैं जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन. ओके. तो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन आइज को विजिबल नहीं. ओके. और हम लोग बोलते हैं अगर ह्यूमन आइज को विजिबल नहीं है तो वो इल्यूमिनेशन भी क्रिएट नहीं कर सकती. ओके. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट सोर्स है, okay, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है. और जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है या फिर हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल विच इज अ पार्ट ऑफ बर्गलर अलार्म. ओके. इट इज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसको मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ. एकदम सिंपल है. यहाँ पे आपका लाइट सोर्स रहेगा और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस विल बी योर ओके सेटअप ऑफ बर्गलर अलार्म. ओके. और ये जो लाइट है हम लोग बोलते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. ठीक है. यस. अब जब तक ये लाइट फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे इंसिडेंट होगी, हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो सर्किट रहेगा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होते रहेगा. ठीक है. यस. अभी आप ऐसे इमेजिन करो जो मैंने डायग्राम बनाया मैं. ओके. तो वो एक पैसेज का है. अब वो पैसेज में से अगर कोई चल के जाता है रात के टाइम पे, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं कि कोई आने वाला है, लेकिन सपोज कोई एंट्री करता है और अगर वो चलता है, तो जब वो चलेगा तो वो ये जो लाइट है उसके पाथ को क्या करेगा, ब्रेक करेगा. ओके. यानी यहाँ पे अगर कोई आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, वो आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल तक पहुंच नहीं पाएगी. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके. वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. The light from an infrared lamp falls on photosensitive surface of photoelectric cell. The infrared beam is invisible. When someone crosses the beam, the light is cut off and the photoelectric current stops. ठीक है. अब जब photoelectric current stop हो जाता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको एक बाइनरी कोड में हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं. जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, एज वन. ठीक है. या फिर जब करंट हम लोग बोलेंगे स्टॉप हो गया तो उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे, एज जीरो. तो ये हम लोगों ने लॉजिकल गेट्स में भी सीखा है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग ऑन बोलते हैं. ऑन यानी क्या हो गया, वन. ओके. और ऑफ यानी क्या हो गया, सो इट इज बेसिकली जीरो. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट जो है, ओके, बीम ऑफ लाइट, उसको कोई ब्लॉक करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एकदम जीरो पे आ जाता है. उसका वैल्यू जीरो पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो सर्किट में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. सर्किट क्या हो गया, तो एक तरह से शट डाउन हो गया या ऑफ हो गया. अब ये जो सर्किट है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सेकेंडरी सर्किट लगा रहता है, ओके, कनेक्टेड रहता है, विच इज कॉल्ड एज रिले सर्किट. रिले सर्किट बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट गेट्स ट्रिगर्ड व्हेन द मेन सर्किट गेट्स ऑन और ऑफ. ओके. यस. मेन सर्किट यानी कौन सा, आपका जिसको हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाया हुआ है. ओके. तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि आइदर एक तो मेन सर्किट ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है, दोनों ही केसेस में हम लोग बोलते हैं रिले सर्किट क्या होता है, ट्रिगर होता है.
और जब रिले सर्किट ट्रिगर होता है तो हम लोग बोलते हैं दिस ऑपरेट्स द रिले सर्किट एंड स्टार्ट्स रिंगिंग द बेल। ओके, यानी जो रिले सर्किट है हम लोग बोलते हैं इट इज कनेक्टेड टू अ बेल। ओके, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं मेन सर्किट में करंट जीरो हो गया, ओके, रिले सर्किट क्या हो जाता है, इट गेट्स ट्रिगर्ड। ओके, कैसे होता है तो यह अभी आपको नहीं है डिटेल में, ओके, लेकिन तो बेसिकली रिले सर्किट कैसे ऑपरेट करता है, ओके, ये अभी आपको सिलेबस में नहीं है, ओके, लेकिन जब आप आगे इंजीनियरिंग में जाओगे, ओके, तो इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट है जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके, या फिर पीएलसी करके एक सब्जेक्ट होता है, ओके, यस, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट है आपका मैकेट्रॉनिक्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये डिटेल में सीखने को मिलेगा कि ये जितने भी एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, और वो रिले सर्किट जो है वो कैसे ट्रिगर होता है, ओके, और रिले सर्किट ट्रिगर होने के बाद कैसे वर्क होता है, ठीक है, तो ये सब डिटेल में आपको ओके आगे इंजीनियरिंग में सीखने को मिलेगा, ठीक है। एनीवे आई होप अभी जो आपको ये एप्लीकेशन है वो समझ में आया है, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग बोलते हैं दिस ऑपरेट्स द रिले सर्किट एंड स्टार्ट्स रिंगिंग द बेल। इसका मतलब क्या, तो दिस ऑपरेट्स यानी क्या, तो जब करंट का वैल्यू जीरो पे आ जाता है, ओके, यस, तो उसका मतलब क्या हुआ, मेन सर्किट एक तरह से ऑफ हो गया, ओके, यानी बाइनरी कोड में मैं उसको जीरो बोलूंगा। तो मेन सर्किट अगर ऑफ हो गया या ऑन हो गया, दोनों ही केसेस में हम लोग बोलते हैं कि जो रिले सर्किट है वो क्या होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है, और रिले सर्किट जब ऑपरेट होता है तो हम लोग जो अलार्म कनेक्टेड है वो रिंग होगा, ठीक है। आई होप अभी आपको आया है समझ में ये एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर्स, ओके, हम लोग बोलते हैं लाइट फ्रॉम अ पावरफुल लैम्प पासेस थ्रू द साउंड ट्रैक एट द एज ऑफ द फिल्म एंड फॉल्स ऑन द फोटोसेंसिटिव सर्फेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब हम लोग बोलते हैं कि जो भी फिल्म रहता है या फिल्म का रील रहता है, ओके, तो आपने उसका ओके जो फिल्म के ऊपर इमेजेस कैप्चर हुए हुए हैं उसके साइड में हम लोग बोलते हैं थोड़े स्पेस पे क्या रहता है, ओके, हम लोगों ने जो साउंड है, ओके, साउंड का बेसिकली कोडिंग किया रहता है। अब वो कोडिंग कैसे किया रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो मेन फिल्म है उसके साइड में एक ट्रैक रहता है, ओके, दोनों साइड्स पे, ओके, वो ट्रैक में से हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पास होती है, ठीक है, और जब वो लाइट पास होती है तो डिपेंडिंग ऑन द कोडिंग, यानी जिस तरह से साउंड का कोडिंग हुआ हुआ है, हम लोग बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से पास होती है उसका इंटेंसिटी क्या होता है, वेरी होता है, ठीक है। जब उसका इंटेंसिटी वेरी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ओके, जो प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी होगा। और हम लोग बोलते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द रिकॉर्डेड साउंड ट्रैक, ओके, द वेरिंग करंट इज एम्पलीफाइड एंड फेड टू द लाउड स्पीकर। The loudspeaker reproduces the sound recorded on the soundtrack. ओके, हम लोग बोलते हैं मोशन पिक्चर्स यानी क्या, तो मूवीज, ओके, थिएटर में आप लोगों ने देखा रहेगा जो रील्स लगाते हैं, तो रील्स के सेंट्रल पार्ट में हम लोग बोलते हैं इमेज का पार्ट रहता है, और साइड में हम लोग बोलते हैं एकदम छोटा सा पार्ट रहता है, ओके, कौन से, तो वहां पे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो साउंड सिग्नल है, ओके, वो कोडेड किया रहता है या कैप्चर किया रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ओके, यस। एनीवे, तो ये हम लोगों ने आज ये तीन एप्लीकेशंस देखे ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ओके, तो ये आप लोगों ने एक बार वापस क्या करना है, ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अगर आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, यस, और इसमें कुछ और भी चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, यस। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन, ओके, हम लोग बोलते हैं कि लाइट बेसिकली क्या है, तो ये अभी एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, तो वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, यस। और हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट का वेव नेचर है वो कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन होता है, ओके, तो लाइट का जो वेव नेचर है वो उसको इजीली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ओके। लेकिन जैसे कुछ फिनोमिना हो गए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो उसको क्या करता है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, ठीक है, यस। एनीवे, हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaved as if it was made up of quanta or packets of energy, each of energy h nu। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि light is made up of okay large number of small energy packet which is called as what, quanta, okay, और हर एक जो पैकेट है या हर एक जो क्वांटा है उसका जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, लोग बोलते हैं h इंटू न्यू, वेर न्यू इज व्हाट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ इज द लाइट quantum of energy to be associated with a particle? Einstein arrived at an important result that light quantum can also be associated with momentum which is given by h nu upon c। यानी हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एक फोटोन या क्वांटा के मोमेंटम की बात करता हूँ तो उसके मोमेंटम का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी h इंटू न्यू अपॉन सी। अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग साइन दैट द लाइट
क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। ओके, यानी हम लोग यहाँ पे जब मैं उसकी एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम की बात करता हूँ, okay, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी क्या है हम लोग, ओके, या लाइट को उसके पार्टिकल नेचर के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं। दिस पार्टिकल वॉज लेटर नेम्ड फोटोन। द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट वॉज फर्दर कन्फर्म्ड इन 1924 by the experiment of A.H. Compton on scattering of X-rays from electrons. In 1921, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics for his contribution to theoretical physics and the photoelectric effect. In 1923, Millikan was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on elementary charge of electricity and on the photoelectric effect. ठीक है, तो ये बेसिकली बस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्वांटा की बात कर रहा हूँ, ओके, तो क्वांटा का जो एनर्जी रहता है इट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, और हम लोग बोलते हैं क्वांटा का बेसिकली मोमेंटम रहता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो एच इंटू न्यू अपॉन सी। ओके, और हम लोग बोलते हैं क्वांटा कैन बी एसोसिएटेड, ओके, और इट कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू व्हाट, अ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, एंड दिस लाइट पार्टिकल वाज लेटर नेम्ड एज व्हाट, फोटोन। अभी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। नाउ वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलोज। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुनना है। In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photons. Okay, yes. Each photon has energy E, which is equal to h into nu, and the momentum P, which is equal to h into nu upon c, where c is the speed of the light. ठीक है, ये पहले भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, all photons of light have a particular frequency nu and a wavelength lambda, have same energy E, which is equal to what, h into nu or h into c upon lambda, and the momentum of photon P is nothing but equal to h into nu upon c, or you can say nu upon c को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 upon lambda। हम लोग बोलेंगे मोमेंटम का एक और इक्वेशन है which is equal to h upon lambda। ओके, whatever may be the intensity of radiation। ओके, तो यहाँ पे जब मैं मोमेंटम या एनर्जी की बात करता हूँ तो इसमें इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। ओके, यस, तो एनर्जी या फिर जो मोमेंटम है तो हम लोग बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ photons per second crossing a given area, okay, with each photon having the same energy. Thus photon energy is independent of intensity of radiation. I hope आपको ये क्लियर है। Photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields. Okay, तो ये हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी ऐसा ही नेचर है, दे आर नीदर डिफ्लेक्टेड बाय external electric field or magnetic field. In photon particle collision, such as photon electron collision, the total energy and momentum are conserved. ये आपको ध्यान में रखना है। However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. Okay, अब हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, तो वो एक फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है। ओके, यस, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो वापस क्या हो, ओके, एमिट हो जाए। ओके, या जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करेगा, वापस लूज करेगा। तो जब ये एनर्जी वो लूज करेगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ओके, कंपल्सरी नहीं उतना 100% एनर्जी वो लूज कर रहा है। ओके, इमेजिन करो कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक फोटोन है, लेट अस से दिस फोटोन इज इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम लोग वन ऑन वन फिनोमेना की बात कर रहे हैं। okay? इसका मतलब क्या, ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब ऐसे इमेजिन करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने ये फोटोन क्या किया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया। फोटोन एब्जॉर्ब किया इसका मतलब क्या, उसने वो एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ओके, फॉर इट्स फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। यानी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। ओके, और हम लोग अभी क्या एंटिसिपेट करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है, ओके, इट इज अगेन एमिटेड बैक, ओके, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आइदर हीट रेडिएशन और लाइट रेडिएशन। आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे लेट अस से अगर वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होता है या एनर्जी के फॉर्म में एमिट होता है, ओके, यस, तो जो पार्ट ऑफ द एनर्जी विच इज बीइंग एमिटेड अगेन, ओके, इट विल बी अगेन एमिटेड एज व्हाट, फोटोन, लेकिन वो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। और इसमें रूल ऐसा है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था तो एक ही फोटोन क्या होगा, एमिट होगा। क्या आपको आया समझ में? ओके, मैं वापस आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया।
अब वो एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेगा। तो पार्ट ऑफ एनर्जी वो काय के लिए यूटिलाइज कर रहा है? फॉर इट्स फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ओके, यानी बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? तो मेटल सरफेस से फ्री हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है उसको क्या करे? लूज करे यानी क्या? तो इट विल एमिट इट। ओके, और जब वो उसको एमिट करेगा, ओके, तो इट विल एमिट इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटोन। ओके, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. इसका मतलब क्या है? ये पैराग्राफ वापस में रीड करता हूँ। In a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. इसका मतलब क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इमेजिन करो 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रहे हैं? तो हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट हो रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे कि जो 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम लोग बोलेंगे फोटॉन्स को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते हैं और उसका एनर्जी क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो रिमेनिंग 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पार्ट ऑफ एनर्जी क्या कर रहे हैं? फोटोन का, ओके, बेसिकली यूज कर रहे हैं। एंड रिमेनिंग जो हम लोग बोलेंगे पार्ट है दे आर अगेन एमिटिंग व्हाट? न्यू फोटॉन्स। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि 100 फोटॉन्स क्या हो गए? इंसिडेंट हुए। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि 50 फोटॉन्स क्या हो गए? एमिट हुए। तो कंपलसरी नहीं कि हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। ठीक है। हाँ, दूसरी बात आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि जो एब्जॉर्ब फोटोन है और जो एमिटेड फोटोन है कंपलसरी नहीं है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहे। ओके, और ये भी कंपलसरी नहीं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये बोलते हैं कि यस, कि जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, ओके, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो फोटोन एमिट होता है, ओके, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा है आपने क्या करना है? इसको ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक को एक और बार आप लोग अच्छे से रीड कर लो। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा, ओके, या क्वेरी होगी तो आपने क्या करना है? ग्रुप पे पूछना है। ओके, यस। तो एनीवे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर टॉपिक नंबर 18, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर लेते हैं। इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी। According to him, all the matter is composed of small, hard, indivisible particles called atoms. Okay, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली जो जॉन डेल्टन ने, ओके, अपनी थ्योरी प्रपोज की उसमें उसने क्या बोला कि जो एटम है, ओके, इट इज स्मॉलेस्ट एंड इट इज इनडिविजिबल, ओके, पार्टिकल। यानी उसके फर्दर हम लोग, ओके, और पार्टिकल्स एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये जो एटम है वो क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, so atoms of given element are identical and have a characteristic mass. Atoms combine to form a molecule which is smallest unit of a compound. Okay. It was believed that atoms are indivisible. ये इनविजिबल नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये इनडिविजिबल है। ये आप लोगों ने करेक्शन करना है। मैंने आपको एक्चुअल फिजिकल लेक्चर्स में भी बताया था, ओके, कि यहाँ पे इनडिविजिबल वर्ड है, ओके, उन्होंने गलती से इनविजिबल दी। ठीक है, तो इट वॉज बिलीव दैट एटम्स आर इनडिविजिबल until Sir J.J. Thomson discovered electron in 1897. Emission of negatively charged particles from elements indicated that atoms could be split into positive and negative particles, and atoms possess some internal structure. Okay, yes. Thomson proposed his atomic model in 1903. According to him, an atom consists of a positively charged sphere with negatively charged electrons embedded in it. Okay? The number of electrons are such that the atoms as a whole has zero charge. तो बेसिकली जो मॉडल, ओके, सर जे थॉमसन ने एटम के लिए प्रपोज किया वो क्या था? तो बेसिकली एटम क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीड। जो पूरा मैट्रिक्स है, ओके, या जो बेस है वो पॉजिटिव चार्ज का है, और उसके अंदर हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, यस। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये जो मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था, ओके, वो सक्सेसफुल नहीं था। क्यों सक्सेसफुल नहीं था? तो हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों सक्सेसफुल नहीं था? तो हम लोग बोलते हैं थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। In 1885,
Balmer obtained the formula for hydrogen spectral lines. Every element has its own characteristic spectra, which suggested that there must be some relation between the emitted spectra and the internal structure of atom. Okay? जो बाल्मर सीरीज है या जो बाल्मर का जो स्पेक्ट्रा है, ओके, वो क्या है, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं. Ernst Rutherford was working on emission of alpha particles by different radioactive elements. He proposed an experiment, okay, scattering of alpha particles by atoms for investigation of internal structure of atom. Later, this experiment was performed by Giger and Markson. They studied the scattering of alpha particles by a thin gold film. ठीक है, अब exactly atom कैसा है या atomic model कैसा है, तो वो हमें कैसे पता चला है. ओके, हम लोग बोलते हैं जो रुथरफोर्ड थे. Okay, so basically he was working on what? Okay, emission of alpha particles by different radioactive elements. Okay, so he proposed an experiment which is called as scattering of alpha particles by an atoms for investigation of internal structure of atom. यानी जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो हमें बता सकते हैं. ओके, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल यानी क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस. ओके, तो बेसिकली जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को कोई एटम के ऊपर बम्बार्ड करेंगे, ओके, यस, तो हमें पता चलेगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है, ओके, वो कहाँ पे सिचुएटेड है. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग बोलेंगे अल्फा पार्टिकल को क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा, और वहां से वो मैक्सिमम डिविएट होगा. या आपको आ रहा है समझ में, या उसका पाथ डिविएट होगा. बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लेटर दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय गीगर एंड मार्टसन. दे स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फिल्म. ओके, नाउ ये एक्सपेरिमेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे. ओके, तो बेसिकली ये गोल्ड फॉइल है. ठीक है, ये गोल्ड फॉइल पे हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, जिसमें से हम लोग बोलते हैं एक नैरो बीम क्या की जाती है, पास की जाती है. एंड दिस नैरो बीम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द गोल्ड फॉइल. ठीक है, यस. अच्छा, अभी ये गोल्ड फॉइल के, ओके, आजू बाजू हम लोगों ने एक स्क्रीन लगाया हुआ है. ओके, और वो स्क्रीन के ऊपर एक डिटेक्टर है. तो डिटेक्टर यानी क्या, बेसिकली तो हम लोग बोलेंगे एक माइक्रोस्कोप है. ओके, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल मेजर कर रहे हैं. ओके, तो अब एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट का, ओके, पैटर्न कैसा है वो हम लोग पहले देख लेते हैं. तो हम लोग बोलते हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव सोर्स was incident on a gold foil. The scattered alpha particles were detected by the detector fixed on rotating stand. Okay, detector used had zinc sulfide screen and a microscope. Okay, अब ये जो पूरा उन्होंने असेंबली दिया हुआ है, ओके, जो राइट साइड पे आपको डायग्राम दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक सिलिंड्रिकल स्क्रीन है. ओके, जो ये पूरा एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है जो क्या करेगा, सिंटिलेशंस डिटेक्ट करेगा. सिंटिलेशंस यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस. ओके, फ्लोरोसेंस बोलो या फिर हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर स्पॉट्स क्या रहेंगे. ओके, यस, जो ओवरऑल जो फिल्म का कलर है, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन का कलर है, ओके, तो उससे एक अलग कलर हमें वहां पे क्या दिखेगा, या ब्राइट स्पॉट्स हमें वहां पे दिखेंगे. ओके, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सिंटिलेशंस. ओके, तो alpha particles produced scintillations on the screen which could be observed through microscope. The whole setup is enclosed in an evacuated chamber. ठीक है, अब बेसिकली इवैक्यूएटेड चेंबर क्यों यूज करते हैं. ओके, तो हम लोग बोलते हैं अगर वहां पे सपोज कुछ गैस प्रोड्यूस रहेगी, ओके, तो अल्फा पार्टिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैज प्रॉपर्टी टू आयोनाइज द गैस. ओके, तो कोई दूसरा इफेक्ट नहीं हो आयोनाइजेशन की वजह से, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पूरा सेटअप है उसको हम लोग क्या रखते हैं, इवैक्यूएटेड चेंबर में रखते हैं. ये क्लियर है. ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग बोलते हैं दे ऑब्जर्व द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल. ओके, यस, द डिविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थीटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल. ओके, तो बेसिकली जब ये गोल्ड फॉइल के ऊपर हम लोगों ने इसको इंसिडेंट किया, तो उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर हुए. ओके, तो वो हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया. तो वो स्टडी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये स्क्रीन का अरेंजमेंट करके रखा है. ओके, यस, तो ये जो पूरा डिटेक्टिंग का जो अरेंजमेंट है उसमें एक स्क्रीन है और आपका डिटेक्टर है. डिटेक्टर यानी बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है. ओके, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो माइक्रोस्कोप क्या ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ कहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट स्पॉट्स डेवलप हुआ है, और वो स्पॉट से हम लोग क्या करते हैं, ओके, डायरेक्टली एक लाइन कनेक्ट करते हैं टू द सेंटर ऑफ द गोल्ड कॉइल, और उससे हमें क्या मिलता है, बेसिकली स्कैटरिंग एंगल थीटा मिलता है. स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ओके, दे ऑब्जर्व दैट, अभी इसमें हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला तो वो हम लोग देख लेते हैं. ओके, दे ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडिविएटेड. ओके, यानी हम लोग बोलते हैं 95 to 99% जो पार्टिकल्स थे, ओके, वो डायरेक्टली अनडिविएटेड पास हुए. ओनली फ्यू अबाउट 0.14% scattered more than 1 degree.
few were deflected slightly and very few 1 in 8,000, okay, कुछ बुक्स में इसको 1 in 10,000 दिया हुआ है, deflected back या deflected by more than 90 degree, okay, yes, some of the particles even bounce back, okay, with theta equal to 180 degree, okay. हम लोग तो बेसिकली इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखे हम लोगों ने कि जो मेजोरिटी पार्टिकल्स थे 95 to 99% वो अनडिफ्लेक्टेड गए, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ओके, दे स्कैटर्ड अबाउट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री या उसके आसपास, ओके, यस, और वो कितना था, तो इट वाज 0.14%. फिर हम लोग बोलते हैं वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड स्लाइटली एंड वेरी फ्यू, ओके, 1 in 8,000 डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री, ओके. इन्हें हम लोग बोलेंगे कि 1 in 8,000, कुछ बुक्स में 1 in 10,000 दिया हुआ है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे वर डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री, ओके, यस. और हम लोग बोलते हैं सम पार्टिकल्स, अब ये सम पार्टिकल्स इन्हें क्या, तो 1 in 50,000 या 1 in 1 lakh, ओके, दे इवन बाउंस बैक, इन्हें उनका टोटली क्या हुआ, तो बाय 180 डिग्री उनका पाथ चेंज हुआ, ठीक है. अब ये जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, तो बेस्ड ऑन दैट रुथरफोर्ड गेव हिज ओन मॉडल फॉर द एटम, ओके. और हम लोग बोलते हैं रुथरफोर्ड proposed his atomic model. He concluded that the large scattering angle is possible only because of alpha particles are repelled by a massive positive charge in a very small space. He called this massive positive center as nucleus. Okay? By observing distribution and studying the trajectory of scattered alpha particles, he determined the size of the nucleus to be 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 meter. The size of nucleus is found to be 1 lakh times smaller than the size of atom, which is 10 raised to minus 10 meter. अब हम लोग जब साइज ऑफ एटम की बात करते हैं या साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो हम लोग उसका डायमीटर की बात कर रहे हैं. इमेजिन करो एक स्पेरिकल स्पेस है, उसका साइज हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं, उसके डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं. तो हम लोग बोलते हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसका ऑर्डर क्या है, इट इज बिटवीन 10 रेज टू माइनस 15 मीटर टू 10 रेज टू माइनस 14 मीटर. ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस. और हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ एटम्स जो है वो कितना है, इट इज अबाउट 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. तो वी से the size of nucleus is almost 1 lakh times smaller than, okay, size of the atom, okay. अब आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, okay, कि जो एटम का पूरा मास है, okay, yes, तो हम लोग बोलते हैं 99% जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, okay, या उससे भी ज्यादा जो मास है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल मास है, ओके, उसका 99% कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यूक्लियस में. और वो जो न्यूक्लियस है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर साइज ऑफ एटम. ये क्लियर है. नाउ अकॉर्डिंग टू रुथरफोर्ड द एटम हैज टाइनी पॉजिटिवली चार्ज कोर व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन अ न्यूक्लियस, ओके. अभी एंटायर मास इन्हें कितना, तो ऑलमोस्ट 99.9%, ओके. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स orbiting around the nucleus in circular orbits similar to planets revolving around the sun, okay. ये क्लियर है. उसके बाद जो फोर्थ वाला उन्होंने दिया हुआ है, एज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके. तो ये एक्चुअली भी क्या है, हम लोग बोलते हैं सही है. एज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 raised to minus 15 meter, about 1 lakh times smaller than size of the atom mostly consists of empty space. ये आपको ध्यान में रखना है. The concept of nucleus in an atom is most important contribution of Rutherford, and hence his model is the landmark in the development of modern atomic theory. However, the stability of atomic structure and hydrogen line spectrum could not be explained on the basis of his model. The circular motion of electrons is accelerated motion, and according to classical electromagnetic theory, accelerated charge radiates energy. The energy of accelerated electrons should therefore continuously decrease and follow inward spiral path and finally fall into the nucleus. That is, no stable atom could exist. अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू रुथरफोर्ड मॉडल हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है तो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर अ चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन में देयर इज ऑलवेज वन टाइप ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सीलरेशन, ओके. रेडियल एक्सीलरेशन हर सर्कुलर मोशन में होता ही है, ठीक है, फिर वो यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, एक्सीलरेटेड रहेगा. और हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर अ चार्ज इज ऑसिलेटिंग or it is accelerated, okay, it loses some energy. Now that energy is emitted in the form of electromagnetic
दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एनर्जी कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए। और जैसे जैसे वो एनर्जी लूज करेगा तो बेसिकली उसने क्या करना चाहिए, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए जिसका रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो है ओके, इट शुड ओके बेसिकली कोलाइड विद व्हाट, न्यूक्लियस। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हम लोग देखते हैं ओके, वो क्या है, हम लोग बोलते हैं दे आर स्टेबल ओके। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ओके, वो जो रुदरफोर्ड मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ओके। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव emitted by a revolving electron is equal to the frequency of revolution. If electrons spiral inwards, their angular velocity and hence the frequency would increase continuously. Thus, they would emit energy with continuously increasing frequency or continuously decreasing wavelength. That is, atoms should emit continuous spectra, but what we observed experimentally is the contradiction with this expectation. We know that the atom has a very stable structure and atoms emit line spectra, that is spectra of well defined frequency. Okay, तो अब बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली अपना एनर्जी लूज करेगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते उसका रेडियस कम होगा, लेकिन उसका एंगुलर स्पीड क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो जब उसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है ओके, तो हर बार जो वो एनर्जी एमिट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ठीक है, और अगर कॉन्स्टेंटली वो हायर फ्रीक्वेंसी एमिट करते जाता है तो हमें कैसा मिलना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए जहां पे इधर वेवलेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि एटम जो है ओके, वो अनस्टेबल नहीं रहता है। पहले तो वो स्टेबल है, दूसरी बात हम लोग बोलते हैं कि जो एटम से हमें ओके स्पेक्ट्रा मिलते हैं एनर्जी के, वो कैसे रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एटम्स एमिट लाइन स्पेक्ट्रा, दैट इज स्पेक्ट्रा ऑफ वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज ओके। तो बेसिकली रुदरफोर्ड मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, यस। तो वो जो शॉर्ट कमिंग्स है वो समझने के लिए नील बोर ओके बेसिकली अप्लाइड क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू मॉडिफाई द रुदरफोर्ड्स मॉडल, एंड ही प्रपोज्ड हिज ओन एटॉमिक मॉडल इन 1913 ओके। तो बेसिकली उन्होंने खुद का एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया इन 1930 ओके। और ये जो थ्योरी थी ओके, तो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन थ्री पोस्टुलेट्स ओके। और ये थ्री पोस्टुलेट्स क्या है नील बोर के, तो वो हम लोग क्या करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं ओके।